रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम नोएडा 2021 यानी नोएडा शहर के बनने की कहानी। इस सीरीज में हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जिन्होंने नोएडा को बनाने में और नोएडा को बनते देखना अनुभव अलग अलग था। आज मैं आपके साथ जोड़ रहा हूं नोएडा प्राधिकरण में 1997 से 2001 तक सीएपी रहे भारत भूषण जी को। भारत भूषण जी का मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी, आप कैसे हैं? बस ठीक है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। सर मैं जानना चाहता हूं कि जब आप 97 से 2001 में नोएडा आए थे तो उस समय का अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए कि उस समय जो पॉलिसीज बनी, जो आपने नोएडा को बेहतर करने में जो काम किया। जी। मेरी पोस्टिंग ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में एज महाप्रबंधक नियोजन एवं वास्तुकला के पद पर हुई थी जी। और उस दौरान मैंने नोएडा को विकसित होते देखा है। जी जी जी। और इसी दौरान 1997 में मेरी पोस्टिंग नोएडा में ही मुख्य वास्तुविद नियोजक यानी कि चीफ आर्किटेक्ट टाउन प्लानर के पद पर हो गई थी। जी जी। तो मेरा जो अनुभव रहा नोएडा के विकास के बारे में जी ये रहा कि नोएडा एक नियोजित तरीके से विकसित किया गया शहर है जो कि उत्तर प्रदेश का एक पहला औद्योगिक शहर बना। और इसके विकास में बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े रहे हैं और उनमें कई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे अपने अनुभव से इसका विकास किया। जी जी। इसका विकास में जब मैं आया तो इसकी महायोजना 2011 तक की थी। जी जी। लेकिन क्योंकि महायोजना एक लिमिटेड एरिया के लिए होती है और नोएडा के विकास में एक प्रॉब्लम ये थी कि इसके उत्तर में नेशनल हाईवे 44 जा रहा है, इसके दूसरे ओर गाजियाबाद का एरिया लगता है। दूसरा नोएडा का विकास पश्चिम और पूर्व में दो नदियों के बीच में है जो कि यमुना नदी और हिंडन नदी। इसलिए नोएडा एक फनल की शेप में डेवलप हो रहा था क्योंकि ट्रस्ट सेक्टर 44 उसमें लास्ट सेक्टर था। तो हमने ये देखा कि नोएडा का जो विकास मेनली जिसका फोकस औद्योगिक एरिया था, इंडस्ट्रियल एरिया था, उसके ऊपर था। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये था नोएडा के विकास में कि नोएडा में जो भी आवंटन होता था आवासीय भूखंडों का या भवनों का वो एक स्पेशल कैटेगरी के लिए होता था जिसको कि उसको औद्योगिक भूखंड आवंटित हो या संस्थागत इंस्टीट्यूशनल प्लॉट आवंटित हो। तो उसमें एक परिवर्तन की योजना बनाई गई थी जिसमें कि पार्टली 50% प्लॉट्स को ऐसा किया गया कि वो निजी क्षेत्र में भी डेवलप किए जा सकते हैं और भवन बना सकते हैं। जी जी। इसके अलावा जो नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र थे वो फेज 1 और फेज 2 थे जो कि उस समय तक काफी हद तक भर चुके थे। इसी कड़ी में हमने नोएडा फेज 3 जो कि सेक्टर 63, 64, 65, 66 एवं 67 उस एरिया के विकास के लिए योजनाएं बनाई। एक और समस्या सबसे बड़ी उस समय जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि नोएडा का विकास किस डायरेक्शन में किया जाए क्योंकि नोएडा तो 3 तरफ से बंधा हुआ था और तब तक ग्रेटर नोएडा की शुरुआत हो चुकी थी 1991 से जो कि अपने शुरुआती चरण में था ग्रेटर नोएडा। तो इसलिए हमने ये देखा कि क्योंकि देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा और धीरे धीरे जब ग्रेटर नोएडा विकसित होगा तो इनमें आपस में भी एक तालमेल रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ऐसी बहुत सी सुविधाएं होंगी जो कि एक दूसरे शहर के ऊपर डिपेंड करेंगे क्योंकि दिल्ली पास होने की वजह से जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है बहुत सी सुविधाएं रेजिडेंट्स को और इंडस्ट्रिस्ट को दिल्ली से उपलब्ध होंगी और बहुत सी ऐसी होंगी जो नोएडा ग्रेटर नोएडा को सपोर्ट करेगा। अच्छा, नोएडा के पास लैंड एरिया क्योंकि लिमिटेड था इसलिए जो बड़े लार्ज साइज के इंडस्ट्रियल हाउसेज आना चाहते थे उनको नोएडा में जमीन मिलना मुश्किल हो रहा था तो वो सब ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे थे। तो इसी चीज को देखते हुए हमने ये प्रारंभ किया कि हम जो एरिया सेक्टर 44 से हिंडन नदी यानी कि यमुना नदी और हिंडन नदी के बीच का एरिया है इसके विकास का भी कुछ प्लान बनाया जाए। उसी कड़ी में हमने नोएडा का मास्टर प्लान
2021 बनाया, जिसमें हमने एक नया एक्सप्रेसवे, जिसको फिर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कहते हैं, इसका नियोजन और विकास प्रारंभ कर दिया। उसी बीच में ये हमने इसकी लैंड एक्वायर करी और उसको विकसित भी किया, क्योंकि आज की डेट में नोएडा का सबसे महत्वपूर्ण हाईवे है, जिसके दोनों ओर संस्थागत इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स बड़ी आ चुकी हैं। इसके अलावा रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरीड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बड़े बन गए हैं। और आप सबसे ज्यादा प्राइम एरिया अगर माना जाता है या सबसे ज्यादा ट्रैफिक अगर किसी क्षेत्र में आता है तो ये इसी एक्सप्रेसवे पर आता है, जो कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ से माना जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा आपको कि यही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे आगे चलकर आगरा एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट हो जाता है, जिससे कि ये पूरा क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी पार्ट है वो पूरा विकसित इसी के साथ हो रहा है, क्योंकि ये दिल्ली से आने वाला हाईवे सीधा आपको नोएडा से ग्रेटर नोएडा से ये हाईवे सीधा आगरा जाता है, जो कि सीधा आपको लखनऊ तक लेके जाता है। तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हाईवे इस पीरियड में कहीं और नहीं बना। इसकी शुरुआत उसी पीरियड में हुई थी जब हम यहाँ थे। तो अगर देखना जाए तो नोएडा जो कि स्टैटिक हो चुका था, उसको आगे डेवलप करने का एक रास्ता दिखाने का कार्यक्रम सारा इसी दौरान हुआ है, जो कि हमने 97 से 2001 के बीच में किया है। और इसकी महायोजना भी हमने 2021 और बाद में उसको 2031 तक कराई गई है। जी। सर एक ये भी तो शायद मेरे ख्याल से डीएनडी भी तो आप ही के समय पे बना था। डीएनडी उस समय चल रहा था 97 में। और अभी काम तो शुरू हो चुका था, लेकिन पूरा विकसित नहीं हुआ था। इसका उद्घाटन हमारे इस समय हुआ था जब हम वहाँ थे। और मैंने भी इसकी कई बैठकें की हैं, जिसमें ये हुआ था कि क्योंकि नोएडा ने अपना एक शेयर दिया था, नोएडा ने अपनी जमीन दी थी यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से, तो जो इसकी कमेटी बनी थी डीएनडी के बारे में, उसके अध्यक्ष हमारे नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन अध्यक्ष थे। और उसी में ही इसका सारा निर्णय हुआ था। जी। तो नोएडा को सर उस समय जब आप थे तब सेक्टर 62 का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के जो फ्लैट हैं, शायद तब 15 मीटर की हाइट के फ्लैट ही बनने की इजाज़त थी, उसके बाद ही हाई राइज का प्लान हुआ है। नहीं, एक्चुअली अगर आपको याद हो, क्योंकि सेक्टर 62 में तब तक सिर्फ संस्थागत बिल्डिंग्स ही आई थी। तो जब हमने ज्वाइन किया और ये देखा गया कि जितने इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, इसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादातर और दूसरे सेक्टरों से आते हैं। तो ये सोचा गया कि क्यों ना हम सेक्टर 62 के अंदर कुछ क्षेत्र के अंदर ऐसे आवासीय मल्टी स्टोरीड हाउसेस बनाए, जिससे कि जो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स में यहाँ काम कर रहे हैं वो भी अकोमोडेट हो सके, और जो आगे आने वाला टाइम आएगा उसमें भी जो यहाँ ऑफिसर्स और जो यहाँ के स्टाफ रहेंगे उनको भी रेजिडेंशियल सुविधा मिलेगी। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सेक्टर 62 में एक क्षेत्र में मल्टी स्टोरीड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस का एक प्लॉट्स डेवलप किए, और उसी में उन प्लॉट्स को ही फिर हम लोगों ने डिफरेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को अलॉट किया। जी। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इस समय भी ज्वलंत है, और हो सकता है उस समय आपके समय भी शुरू हुआ होगा, जो नोएडा में खुले नाले हैं, इनको बंद करने की योजना, या इस नाले को मतलब किसी शहर को पॉल्यूशन से बचाना है, या उसके अंदर जो गंदा वो गिरता है उसको किस तरीके से उसका समाधान किया जाना चाहिए था? क्या नाले को ढकने की कोई योजना बनाई गई थी? विनोद जी, आपको मेरे ख्याल से काफी कुछ पुराना याद भी है, और आपने उसको कवर भी किया है उस समय अपने समाचार पत्रों में। नोएडा के नालों के कवर करने की समस्या बहुत बड़ी रही है और ट्रैफिक समय से रही है। और इसी कड़ी में सेक्टर 19 के पास जो नाला जा रहा है उसको भी कवर किया गया है कुछ पोर्शन में। इसके अलावा सेक्टर 31 निठारी के आगे की तरफ जो नाला जा रहा है 30 और 31 के बीच में, उस नाले को भी कवर करने की एक योजना बनाई गई थी, जिस पर ये विचार हुआ था कि इसको नाले को ऐसा कवर किया जाए जिसमें एक सेल्फ क्लींजिंग मेथड से उसको साफ भी होता रहे। और इसमें हमने प्राइवेट सेक्टर से उसकी एप्लीकेशंस भी इनवाइट करी थी, और उन एप्लीकेशंस में ये था कि वो इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद इसमें कुछ बीच में कुछ स्थानों पर ऐसे एग्जॉस्ट
पाइप्स लगाएंगे जिससे कि इसके जितने भी फ्यूम्स हैं, जितने भी वो स्मेल्स हैं, वो सब एयर में निकल जाएं और ये गंदगी भी ढक जाए। और इसके साथ साथ इसमें आने वाली कॉस्ट नोएडा के ऊपर एक बर्डन ना आए। इसमें कुछ पोर्शंस को हमने कवर करने के साथ साथ उस पर छोटी छोटी दुकानों का भी प्रपोजल किया था जिससे कि उसकी कॉस्ट उनसे रिकवर किया जा सके। और ये काफी कुछ आगे हद तक प्रपोजल चलता रहा, लेकिन बाद में कुछ कारणों से ये ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि इसमें ये रहा कि साहब नाला अगर हम कवर करेंगे तो उसमें जो कमर्शियल और पार्किंग की जो समस्याएं आएंगी वो सुगम यातायात में या स्मूथ ट्रैफिक के फ्लो में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। और इसके अलावा 31 सेक्टर जहाँ की निठारी गांव है, वहाँ से भी कुछ गांव वालों ने कहा कि साहब हमारे लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा अगर इधर की तरफ यहाँ दुकानें आ जाएंगी। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वो वाला प्रपोजल जो नाले को कवर करने का था निठारी के पास वाला, उसको ड्रॉप कर दिया गया। ये भी रहा क्योंकि ये नाले आगे जाकर सीधे यमुना नदी में मिलते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि अपना एफुलेंट जो कि जिसमें केमिकल्स भी होते हैं उनको डिस्चार्ज करते हैं, तो उनका अपना एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स उनके ही प्रीमिसेस में बनाए जाएं। लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पर ज्यादा उनको पर्सुअल करना था। अब कितना हो पाया उस समय के हिसाब से तो कठिन है कहना, क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे नालों में गंदगियां हैं, नालों में पूरी तरह से सफाई नहीं हो पाती है और जो गंदगी बहती है वो आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है। लेकिन ये एक लंबी परियोजना चल रही थी जिस पर एनसीआर में भी काफी चर्चा हुई। जो एनसीआर बोर्ड है, उसके अलावा एक पॉल्यूशन के संबंध में भूरेलाल कमेटी है, उन्होंने भी विचार किया और ये हुआ कि जितने भी ये एफुलेंट्स हैं और जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जो सीवर अनट्रीटेड सीवर इसमें जाता है उसको उसमें गिरने से पहले ही ट्रीट करके ट्रीटमेंट किया हुआ थ्रो किया जाए। तो उसमें काफी कुछ सफलता मिली है, लेकिन अभी ये पूरा 100% पूरा नहीं हो पाया है। अच्छा सर, जब किसी शहर की प्लानिंग होती है, जैसे नोएडा जैसे शहर की प्लानिंग हुई, ये तो मालूम है कि दोनों नदियों के बीच में स्थित है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग की एक प्लानिंग शायद आप लोगों ने बनाई थी जिसमें भूजल को बचाना है और उस भूजल का इस्तेमाल आने वाले दिनों के लिए, जनरेशन के लिए किया जाएगा। तो सर उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमारे नीचे के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। और ये बहुत ही आवश्यक है। और जितने भी शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन एरियाज हैं, उनमें जब शहर विकास होते हैं तो काफी कुछ कंक्रीट का इस्तेमाल होता है और धीरे धीरे रोड्स का एरिया हो या बिल्डिंग्स का एरिया हो, इसे सब पक्का होता चला जाता है, जिसकी वजह से नीचे का ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो अफेक्ट पड़ता है, कम होता चला जाता है और हमारा जो वाटर टेबल है वो नीचे गिरती चली जाती है। नोएडा में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है और नोएडा में पानी नीचे गिरता चला जा रहा है। अच्छा, नोएडा में जो वाटर सप्लाई होती रही है वो रैनी वेल से होती थी, जो कि यमुना रिवर बेड के किनारे किनारे रैनी वेल बनाए गए हैं और वहाँ से ही पानी की सप्लाई होती रही है। एक बड़ी समस्या नोएडा के साथ ये रही है क्योंकि ये दो नदियों का मिलने वाला एरिया है, तो जितने भी एफुलेंट्स इन नदियों में बहते हैं, जिसमें कि काफी कुछ हद तक इन नदियों में जो पानी आता है वो नालों का और अनट्रीटेड सीवर या आप कहिए अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ये आता है। इसलिए अगर देखा जाए तो नोएडा के जो ग्राउंड वाटर है, खासतौर से जो एरिया है बिटवीन इंडियन नदी और यमुना नदी, इसका खारा पानी ज्यादा है। तो इसलिए बाद में ये भी हुआ कि एक तरफ तो वाटर लेवल गिरता जा रहा है, दूसरी तरफ ये क्वालिटी ऑफ वाटर भी खराब होती जा रही है। इसी वजह से गंगा वाटर को नोएडा तक लाने की भी एक परियोजना बनाई गई थी, जिसमें कि जल निगम के सहयोग से एक गंगा वाटर का पाइपलाइन बिछाई गई है और नोएडा को अब गंगा वाटर मिलता है। पार्टली उसको मिक्स भी किया जाता है, कुछ क्षेत्रों में डायरेक्ट गंगा वाटर दिया जाता है। लेकिन जहाँ तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की आपने पॉइंट उठाया, ये तो नोएडा के जितने भी 300 मीटर से ऊपर के भूखंड हैं, जितने हाउसिंग सोसाइटीज को लैंड दी गई है, उनके लिए ये सब मैंडेटरी कर दिया गया है कि उनको अपने अपने प्रीमिसेस में
ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स बनाने होंगे जिससे कि रिचार्ज होता रहे। बारिश का पानी जितना भी गिरे वो इंस्टेड ऑफ नदी में या नालों में जाए वो सीधा नीचे ग्राउंड वाटर में फिल्टर होके जाए जिससे कि हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहे। जी जी जी। एक सर महत्वपूर्ण विषय ये है कि आपने जब 2021 मास्टर प्लान को प्लान किया होगा और उसके बाद 2031 भी प्लान हुआ है, उस समय शायद हाई राइज बिल्डिंग का कंसेप्ट उस समय नहीं था जो आज हम देख रहे हैं, तो उससे जो जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ गया है और उसका असर शायद जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पहले से बना था वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से बना था जिस हिसाब का हमने 2021 में प्लान किया था, तो उसका भी कुछ असर पड़ा होगा सर इसमें। देखिए आप जो कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही हो सकता है। एक्चुअल में देखा जाए तो जब हम सेक्टर्स का प्लानिंग करते हैं तो एक घनत्व एक डेंसिटी को देख कर करते हैं। हाँ। जैसे हमारे मास्टर प्लान में जो रेजिडेंशियल लैंड यूज को दिखाया जाता है तो 3 भागों में होता है, हाई डेंसिटी एरिया, मीडियम डेंसिटी एरिया और लो डेंसिटी एरिया। तो जो हमारे रेजिडेंशियल प्लॉटेड डेवलपमेंट होता है उनमें कुछ पॉकेट्स ऐसे भी छोड़ देते थे कि जो कि हम हाई राइज बिल्डिंग के लिए करते थे, जिससे कि ओवरऑल जो सेक्टर की डेंसिटी है वो मास्टर प्लान की डेंसिटी के हिसाब से रहे। कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं मास्टर प्लान में जो कि हाई डेंसिटी एरिया है, उनमें ऐसी वो प्लान किया गया है कि उसमें मल्टी स्टोरी हाई राइज बिल्डिंग आएंगी तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो बैलेंस ही रहता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपके किसी सेक्टर पर्टिकुलर सेक्टर में डेंसिटी ज्यादा हो गई तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका मतलब है कि पानी की सप्लाई के ऊपर या सीवर लाइन पे या रोड्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन नेचुरल है कि यहाँ लोड एक तरफ ज्यादा होता है वहीं दूसरा कम भी हो जाता है। तो ओवरऑल बैलेंस बढ़ जाता है। लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि जब 1977 में नोएडा का विकास प्रारंभ किया गया था तब तक ना तो इतने मोटर गाड़ियां थी ना ही इतनी जनसंख्या थी, लेकिन दिमाग में ये रहा कि जब भी मास्टर प्लान बनाई जाती है, महायोजना बनाई जाती है, एक टारगेट पॉपुलेशन के लिए बनाई जाती है कि भाई अगर हमने 1996 बनाया था 2091 के लिए या 2001 के लिए मास्टर प्लान बनाया गया था, उसमें टारगेट पॉपुलेशन थी कि ये 3 लाख का शहर बनेगा, फिर ये 5.5 लाख का बनेगा, फिर ये 11 लाख का बनेगा। इस तरह से पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस करके और उसी हिसाब से डेंसिटी को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि डेंसिटी उस समय कम थी और अब ज्यादा हो जाएगी तो इसका फर्क पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में पड़ सकता है, जैसे कि जो पुराने विकसित किए गए क्षेत्र हैं, खासतौर से फेज 1 वाला जो इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि उस समय उन छोटे छोटे भूखंड से इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज का ज्यादा उस समय चलन था, इसलिए वहाँ पार्किंग की सुविधा वगैरह नहीं दी गई है, खासतौर से छोटे छोटे इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में। या जहाँ EWS या LIG या MIG हाउसेज हैं उनमें ये हुआ कि साहब गाड़ियाँ तो तब तक इतनी नहीं थी, लोगों को उतनी पार्किंग की सुविधा नहीं है, इसलिए ज्यादातर गाड़ियाँ जो हैं सड़कों पर लोग बड़ी खड़ी करते हैं। ये एक तरह से हमारे देश की वो है कि लोग जितना एफुलेंट होते हैं उतना ही हो। नेचुरल है जब एफुलेंट होंगे तो स्कूटर भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे, और अब तो चलन ये है कि बड़ी से बड़ी गाड़ी लेने का भी है। तो इसलिए इस चीज के बारे में ये कहना कि साहब इसका उस समय नियोजन नहीं किया गया था। नियोजन तो उस समय किस स्थिति से किया जाता है और प्रोजेक्शन आगे किया जाता है। लेकिन कुछ चीजें प्रोजेक्शन से भी ज्यादा आगे निकल जाती हैं, इसका तो कई बार अंदाजा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उनको अकाउंट फॉर किया जाता है। जैसे कि आप देखें कि सेक्टर 18 में ही मल्टी स्टोरेड हाउसिंग का प्रोजेक्ट लाया गया, जब इसलिए कि पार्किंग की सुविधाएं दी जाए। ऐसे ही और 2-3 जगह शहर में मल्टी स्टोरेड हाउसिंग पार्किंग के लिए प्लान किया जा रहा है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको विनोद जी कि जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय तक जो कमर्शियल एरियाज थे वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए थे। अगर आपको याद हो तो सेक्टर 18 में बहुत ही लिमिटेड थोड़ा सा ही एरिया कमर्शियल में था, और हमारे ही टाइम में पहला भूखंड हमने ये 5 स्टार होटल के लिए या रेडिसन होटल बना है, इसका भूखंड आवंटित किया था, और इसी के बराबर में हमने सेंट्रल स्टेज मॉल जो वेव वालों ने लिया था, ये मॉल का पहला भूखंड दिया गया था। तब से ही नोएडा में मॉल कल्चर करिए या कमर्शियल डेवलपमेंट करने के बारे में शुरुआत हुई थी, और उसी के बाद नोएडा का जो 18 सेक्टर है वो विकसित होता चला गया। मैंने ये भी प्रयास किया था कि हम सेक्टर
25A जो कि हमारा सिटी सेंटर वाला एरिया है, जी जी जी, उस एरिया में भी कमर्शियल डेवलप करें। हाँ, और हमने उस समय वहाँ पर एडोब की जो बिल्डिंग आई है, जी जी जी, उस बिल्डिंग का अलॉटमेंट हमारे ही टाइम में हुआ था, हाँ, 1997 से 2001 के बीच में, जी, जिससे कि हम खाली 18 सेक्टर पर फोकस न रखते हुए उसको 25A की तरफ भी आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ, तो वहाँ एडोब की बिल्डिंग को अलॉट किया गया था और एक और हमने मॉल के लिए प्लॉट अलॉट किया था, जी 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 जी, लेकिन पता नहीं कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से वो मॉल डेवलप नहीं हो पाई सेक्टर 32 में। हाँ, आज भी सर वो खाली है और लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि उस पूरे एरिया को, क्योंकि इनको वेव को दिया था, वेव ने वापस कर दिया, वेव बाई डिफॉल्ट। एक्चुअली में अगर देखा जाए कमर्शियल एरिया का डेवलपमेंट बल्क में नहीं किया जा सकता। जी जी, कमर्शियल एरिया का डेवलपमेंट हमेशा पीस मिल इसलिए होता है कि वो डिमांड बेस्ड चलता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी विकसित होता चला जाएगा। अब धीरे धीरे डिमांड डेवलप होती है क्योंकि 18 सेक्टर काफी सैचुरेट हो चुका बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो इसलिए अब जो है वो डिमांड 32 सेक्टर की तरफ आएगी ही, 25 और 32 की तरफ आएगी और वो भी डेवलप होगा। जी 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 जी। एक और चीज आपको बताएं कि उस पीरियड में ये जो हमारा 21A है जो कि स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरह से है, हाँ हाँ, वो बहुत थोड़े से पोर्शन में सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड की तरह से यूज होता था। जी जी जी, हमारे उस पीरियड में देखा जाए तो इसको जो कि रामलीला ग्राउंड वाला एरिया भी था, हाँ, तो हमने उसको पूरा प्लान बनाकर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बड़ा सेंटर डेवलप करने का इसमें किया था। और इसी के साथ साथ जो 32 के बराबर में एक थोड़ा सा प्लॉट है जो प्रकाश हॉस्पिटल के बराबर में है, वहाँ पर हमने रामलीला मैदान और फेयर ग्राउंड्स और मेला आदि के लिए उसका भी प्रपोजल बनाया था, जो कि अब विकसित हो रहा है। जी 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 जी। तो प्रयास यही रहा कि हम एक नियोजित विकास की तरह से इस शहर का विकास करें। सर आखिरी सवाल है कि जिस तरह सेक्टर 18 को पूरी तरह कॉमर्शियल डेवलप किया, आपने बोला 25A का प्लान किया था, तो ऐसे प्लान पूरे नोएडा में कितनी जगह पे उस समय किए गए थे कि इन पूरे सेक्टर को कॉमर्शियल में करना है, जिससे कि वो एक सेंटर बने, सब सेंटर बने, एक ही जगह पे पूरा प्रेशर न रहा है? देखिए ऐसा है कि जैसे आपने रेजिडेंशियल की बात की थी कि साहब रेजिडेंशियल हाई डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी, लो डेंसिटी होता है, जी जी, ऐसी सिटी कमर्शियल एरिया के लिए भी जितना शहर के अंदर है उसको सिटी सेंटर का या जोनल कमर्शियल एरिया या सेक्टर लेवल कमर्शियल एरिया इस तरह से डेवलप किया जाता है। अगर आपको याद हो कि डिफरेंट सेक्टर्स में छोटे छोटे से एक सेक्टर मार्केट्स ऑलरेडी हमारे में हैं, विकसित भी हैं, जी, जिनको आप कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर भी कहते हैं। जी जी, वो सुविधाजनक शॉप्स होती हैं जो कि रेजिडेंशियल सेक्टर्स में इस तरीके से प्लान की जाती हैं कि जितने भी प्लॉट हैं उनसे 10 मिनट के डिस्टेंस पर, वॉकिंग डिस्टेंस पर उनको सुविधा मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक तो ये हुआ। दूसरा हमारा हुआ प्राइमरी शॉपिंग सेंटर। फिर हमारा होता है ये सब डिस्ट्रिक्ट सेंटर, तो बहुत ऊपर जो सिटी सेंटर कहलाता है वो हमारा बेसिकली 32 वाला एरिया है। उससे नीचे का जो हमारा वो आता है हमारा सब डिस्ट्रिक्ट सेंटर, या आप इसे कहिए जो कि हमारा 18 सेक्टर है। जी जी, तो बेसिकली हमारा सिटी का जो मेन फोकस है ये हमारा 25 से 32 वाला ही है, क्योंकि शहर की पूरी कमर्शियल की जितनी रिक्वायरमेंट होगी उनको पूरा करेगा। अच्छा, तब तक क्योंकि हमारा ये एक्सप्रेसवे वाला एरिया जो है 44 के बाद का एरिया, तब तक प्लान था ही नहीं, ना ही डेवलप हुआ है, इसलिए ये उसमें इंक्लूडेड नहीं था मास्टर प्लान में 2011 के। लेकिन 2011 से 21 और फिर बाद में 31 के प्लान में इस एरिया में भी कमर्शियल एरिया के डेवलपमेंट के बारे में प्लान्स किए गए हैं, जो हमारे यहाँ से ट्रांसफर हो जाने के बाद और जो और नियोजक आए हैं, चीफ टाउन प्लानर्स आए हैं, उन्होंने इसके बारे में प्लान किया है और इस बेल्ट में भी 2-3 जगह कमर्शियल सेंटर्स का प्रोविजन है जो कि आने वाले समय में विकसित होंगे। जी 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 जी, आपने नोएडा शहर के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी और इस तरीके की अपने अनुभव को हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया। इसके लिए सर भारत भूषण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विनोद जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत लंबा समय बाद आपसे बात हो पाई है, थैंक यू सर, जल्दी ही मुलाकात भी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे नोएडा प्राधिकरण में
1997 से 2001 के बीच में रहे मुख्य वास्तुविद नियोजक यानी CAP, जिन्होंने जानकारी दी कि वो सेक्टर 25A में कॉमर्शियल हब सेक्टर 18 की तरह का डेवलप करने का प्लान बना चुके थे। उसके बाद उस पर क्या हुआ वो नहीं जानते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं नोएडा शहर की बेहतरी के लिए, और ऐसे लोगों को आपके साथ जोड़ते रहेंगे जो नोएडा शहर की कहानी के विभिन्न पहलुओं से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91